Hello students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Dear student, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि प्रीवियस सेशन में हम लोग कवर कर रहे थे अपना व्हाट इज़ एटम और हमने पढ़ा था एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़े थे। तो इसलिए मैं आज आपको शुरू से जो भी चीज़ करवाई है वो एक बार फट से क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा तो हमने पढ़ा कि भाई बहुत पहले जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने वंडर करा अबाउट अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में। तो आइडिया ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ मेटल यानी मैटर यानी कि मैटर को टुकड़ों में तोड़ के लास्ट में क्या आता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी गई बहुत सारे फिलोसोफर्स के द्वारा। और फिर महर्षि कन्नड़ जो थे उन्होंने ये कहा कि जब हम लोग एक पदार्थ को डिवाइड करते रहते हैं तो फिर एक लास्ट यूनिट उसकी उसकी आती है जिसके बाद वो डिवाइड नहीं हो पाता और उसको हम लोग कहते हैं परमाणु। और फिर ऐसे करके जो बहुत सारे फिलोसोफर थे जैसे पकुदा कात्यायाम, इन्होंने भी बोला था कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ एक वो बताओ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जो है बाद में डेमोक्रिटस और ल्यूकोपस आए जिन्होंने बोला कि भाई एटम इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें बोली गई थी, ठीक है। उसका एंटोइन एल लिवोसियर ने जो है थोड़े लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाए थे, क्योंकि भाई 18th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था इस सब को प्रूव करने के लिए, है ना। तो इसलिए जो एंटोइन एंड लिवोसियर थे उन्होंने दो लॉ बनाए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, जिसमें पहला लॉ तो उनका था और दूसरा लॉ था जोसेफ एल प्राउस्ट का। पहला लॉ डियर स्टूडेंट था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो इतना कहता है बस कि क्या कहते हैं, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उससे पहले, मतलब केमिकल रिएक्शन से पहले जो आपका मास होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन से पहले जो आपका मास है, यानी कि दोनों सब्सटेंस को मिला के केमिकल रिएक्शन से पहले जो मास है वही केमिकल रिएक्शन के बाद भी मास होगा पूरा टोटल। मतलब आपका मास क्रिएट भी नहीं होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान और ना ही डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, आपका मास सेम रहता है। ये चीज़ बताई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने। दूसरा लॉ था डियर स्टूडेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें हमने पढ़ा था कि आपका कोई भी अगर एलिमेंट अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंट हो वो जो है एक अच्छे प्रपोर्शन के साथ बना होता है ना। अब वो जो प्रपोर्शन है वो उसका लॉ था एक कांस्टेंट प्रपोर्शन वाला। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये जो है जैसे आपके पास एक कंपाउंड है वाटर, ठीक है। अब वाटर में डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के एटम होते हैं दो और ऑक्सीजन के होते हैं कितने एटम, एक होता है। अब देखो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 1 U और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 U। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन के दो एटम लगते थे, इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन का मास कितना हुआ 2U डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास 16U। जब कैंसिल आउट करोगे तो 1:8 मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन के हर एक मतलब वाटर के हर एक कंपाउंड में आपके 8 पार्ट्स तो होंगे ऑक्सीजन के और 1 पार्ट होगा आपका हाइड्रोजन का। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते थे, ठीक है। तो मतलब इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया था कि जो भी एलिमेंट या कंपाउंड होता है वो आपका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ ही बनता है। अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इन लोगों ने फेस की थी वो थी कि इनकी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन चाहिए थी इनको प्रॉपर। तो भाई जो जॉन डाल्टन थे उस टाइम में ये जो है इन्होंने बहुत सारे अपने जो है एटॉमिक थ्योरी बनाई थी, मतलब अच्छी तरह जो जो चीज़ें अभी अभी सारी निकली थी, सारी डेवलप हुई थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने अच्छी तरह लिस्ट में बना के सबको दे दी थी। पहली चीज़ उन्होंने कही थी ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब देखो डियर जो डाल्टन का मामला था वो कुछ ऐसा था कि भाई कुछ कुछ चीज़ें तो जॉन डाल्टन की ऐसी होती थी कि वो सही हो जाती थी, है ना, करेक्ट हो जाती थी। बट डियर स्टूडेंट्स, कुछ कुछ चीज़ें डाल्टन की ऐसी होती थी इनकी एटॉमिक थ्योरी में जो कि बाद में जो है गलत सिद्ध हो गई थी, यानी कि वो रॉन्ग हो गई थी। बाद में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए ना डिस्कवरीज में,
तो भाई जो जॉन डाल्टन ने लिखा था वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है रॉन्ग भी हो गई थी। तो जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है डियर स्टूडेंट, उसके दोनों हैं, पोस्टुलेट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये इन्होंने पहली थ्योरी कही थी, जो कि बिल्कुल सही निकली थी, इसमें जो है कोई ड्रॉबैक नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अब देखो, जो इतना पार्ट है ना, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ये तो इन्होंने सही कहा था। लेकिन इसके आगे वाला सेंटेंस जो था, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स या स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये जो है जॉन डाल्टन का गलत था। क्यों था गलत डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज एटम के भी अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस। तो इसलिए ये वाला जो था इनका पोस्टुलेट का थोड़ा सा पार्ट, ये जो है थोड़ा सा इसके ड्रॉबैक भी निकला, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि atoms of a given element are identical in mass and chemical property। मतलब एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो मास में आइडेंटिकल होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन भाई ये चीज़ भी इनकी गलत हो गई। मैम कैसे हुई गलत, अभी बताती हूँ। इनकी गलत कैसे हुई, क्योंकि भाई जो एटम थे सेम एलिमेंट के, उसके पास डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे आपका एलिमेंट है कार्बन, कार्बन के डियर स्टूडेंट 3 टाइप के मास हैं। देखो, कार्बन का एक तो है C12, एक है C13, एक है C14, है ना, डिफरेंट मास है ना। तो ये इसका भी ड्रॉबैक निकला, बाद में जब डिस्कवरी हुई तो इसका भी ड्रॉबैक निकला। अब नेक्स्ट डाल्टन जी ने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब डिफरेंट एलिमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। बट ये भी इनका रॉन्ग सिद्ध हुआ। कैसे रॉन्ग सिद्ध हुआ, मतलब ड्रॉबैक निकला इसका, क्योंकि रिएक्शन एक आपका एक्सेप्शन निकल गया इसमें। एक्सेप्शन क्या था आपका, पोटेशियम और कैल्शियम का, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो पोटेशियम और कैल्शियम थे, इनका जो है मास सेम है, लेकिन एलिमेंट दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑल्सो हैव सेम मास, कैन हैव सेम मास, है ना। नेक्स्ट इन्होंने कहा था एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो ये भी इन्होंने जो है सही कहा था। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी, जो इन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, जो सेम आपके एटम होते हैं सेम एलिमेंट के, उनके पास जो है सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लेकिन इनके पास डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। जैसे डियर स्टूडेंट, कार्बन आपका जो एलिमेंट है, इसका आपने देखा होगा 2 चीज़ें हैं, एक तो इसकी है डायमंड और एक इसका है ग्रेफाइट। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं डायमंड की बात करूं, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं डायमंड की बात करूं, तो डायमंड आपका बहुत जो है कहीं ना कहीं हार्ड मैटर है, मैटर है ना। तो मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो एक है, और ग्रेफाइट भी आपका कार्बन से ही बना है। ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन डायमंड नहीं है। और ग्रेफाइट बहुत हल्का भी होता है, टूट भी जाता है इजीली, लेकिन डायमंड नहीं टूट पाता, है ना। तो दोनों एक ही एलिमेंट के बने हैं, दोनों एक ही एलिमेंट के बने हैं कार्बन के, लेकिन फिर भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है ना। तो इसकी वजह से डाल्टन की एक और जो है थ्योरी गलत हो गई थी, ड्रॉबैक निकला था, है ना। इसमें डाल्टन जी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज इन्होंने जो है अपने टाइम पे जो सही चीज़ें देखी वो इन्होंने लिस्ट करके दे दी थी। बट बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो इनकी जो चीज़ें हैं वो रॉन्ग निकलते गई, है ना। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने इसके बाद पढ़ा था व्हाट इज़ एटम। व्हाट इज़ एटम में मैंने आपको बताया था कि एटम जो है डिफाइन करा जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एलिमेंट का, जो है कैपेबल होता है रहने के, जो है कैपेबल हो भी सकता है और नहीं भी कैपेबल हो सकता है फ्री एग्जिस्टेंस में रहने के लिए, ठीक है। अब देखो, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो कहीं ना कहीं वो कहाँ पार्ट लेता है, केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है।
अब जो एटम्स हैं डियर स्टूडेंट कितने बड़े होते हैं ये भी हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एटम जो हैं उनको हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते, है ना। उसके लिए हमें सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप चाहिए होता है ना, सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्कैनिंग टंडिंग माइक्रोस्कोप, जो कि होता है आपका STM। और ये जो है कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट्स बनाया गया था ताकि एटम्स की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ली जाएं। अब डियर स्टूडेंट्स जो मैग्नीफाइड इमेज होती है एटम की, ठीक है, जो मैग्नीफाइड इमेजेस होती हैं वो जो है मतलब थोड़ी सी आपको दिखती है एटम का, मतलब सरफेस वगैरह आपको दिखता है किसमें, एक सिलिकॉन के सरफेस में आपको दिखता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट है कि जो साइज़ होता है एटम का डियर स्टूडेंट्स वो नॉर्मली रेडियाई में एक्सप्रेस किया जाता है। रेडियाई में क्यों एक्सप्रेस किया जाता है? क्योंकि डियर स्टूडेंट एटम बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इसे मीटर्स या सेंटीमीटर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम इन्हें रेडियाई में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। अब जो एटम्स होते हैं डियर स्टूडेंट इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि जो उनका रेडियाई होते हैं वो यूजुअली किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं? नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, क्योंकि उनका जो रेडियाई होता है वो डियर स्टूडेंट्स काफ़ी छोटा होता है इसलिए, ठीक है। अब जो उनका रेडियाई होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो कितने साइज़ के होते हैं ये अगर मैं आपको बताऊं तो वो होते हैं 10⁻⁻10 नैनोमीटर, जो कि बहुत छोटा होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। 10⁻10 नैनोमीटर, कैन यू इमेजिन? तो इसको आप लिखोगे 1/10⁻10 नैनोमीटर, इतने साइज़ होता है उनका, इतना छोटा साइज़ डियर स्टूडेंट्स। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो देखी थी वो थी सिंबल्स, जो कि रिप्रेजेंट करे जाते हैं एटम के लिए। अब देखो डियर स्टूडेंट शुरू में कोई भी चीज़ अगर नहीं आती है तो उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट जो घुसने के लिए आ जाते हैं वो होते हैं जॉन डाल्टन। ये सिंबल्स में भी आ गए। अब इन्होंने डिफरेंट सिंबल बताए कि भाई आप ऐसा ऐसा सिंबल बनाओ, इतने सुंदर सुंदर सिंबल बनाओ। तो सब साइंटिस्ट ने कहा कि भाई अगर हम इतने अच्छे अच्छे सिंबल बनाने बैठेंगे तो हमें तो बहुत साल लग जाएंगे, इससे अच्छा कोई इजी सा सिंबल दो। तो भाई ये सिंबल जो थे जॉन डाल्टन द्वारा ये जो है रिजेक्ट हो गए थे। सब साइंटिस्ट ने कह दिया था कि भाई नहीं, इसमें ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये तो हम बना ही नहीं सकते, हम क्यों बनाए इतना डिफ़िकल्ट। तो डियर स्टूडेंट बाद में तय हुआ कि कोई भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है उसके लेटर, यानी कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम है उसके एलिमेंट के फर्स्ट 2 लेटर्स को लिखकर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपकी IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने भी अप्रूव करी थी, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स ये जो पहला केस तो था डाल्टन जी का, है ना, पहला केस तो था डाल्टन जी का। डाल्टन जी जो थे इन्होंने तो बोला भाई इतने सुंदर सुंदर एटम बनाओ, आप इतने सुंदर सुंदर सिंबल बनाओ बिल्कुल डेकोरेटिव वाले, है ना। तो ये सारे सिंबल इन्होंने बनाना स्टार्ट करे थे। लेकिन भाई और साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आए, और साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इतने डिफ़िकल्ट अगर हम लोग सिंबल बनाएंगे तो हमारे 1000 साल भी बीत जाएंगे तब भी सिंबल नहीं बन पाएंगे, और याद कौन करेगा इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनों को, है ना। तो फिर बाद में जो है जो बर्जलीन आए उन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया? फॉर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड इन फुल नेम ऑफ द एलिमेंट बाय यूजिंग 1 or 2 लेटर्स ऑफ देयर 1 or 2 लेटर्स फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स आपका एक एलिमेंट है कॉपर, तो कॉपर को रिप्रेजेंट किया गया जिस सिटी में वो पाया गया था उस सिटी के फर्स्ट 2 लेटर्स से, है ना। तो इस तरह से जो है एटम्स को जो है रिप्रेजेंट करने का जो है कहीं ना कहीं आइडिया आगे को आया, ठीक है, कि भाई एटम्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो मतलब ऐसे करके जो है आपके डिफरेंट जो चाहिए थे वो सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट आपकी आती रही, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर पाया गया था कौन सी सिटी में? सिप्रस सिटी में पाया गया था, तो इसलिए जो कॉपर का सिंबल बना वो बना Cu, है ना। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स और भी मेटल हैं, जैसे आपका आयरन है। अब आप बोलोगे मैम जब आपने बोला कि भाई फर्स्ट 2 लेटर से ही रिप्रेजेंट करना था, तो मैम आयरन को हम लोग Fe क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज डियर स्टूडेंट्स आयरन का जो लैटिन नेम है यानी कि ग्रीक नेम वो है फेरेरम।
और फेरेनम नेम को जो है उसके 2 लेटर के हिसाब से ही रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह बहुत सारे मैटर हैं, है ना। जैसे मैंने ये आपको एक बताया, इसी तरह देयर आर मैनी मैटर जिनको उनके लैटिन या ग्रीक नेम की वजह से दूसरे नाम से जाना जाता है। जैसे सोडियम है, फॉर एग्जांपल सोडियम बचपन क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मैं डिलीट कर रही हूँ आयरन को ताकि मैं आपको सोडियम पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो जैसे सोडियम है डियर स्टूडेंट्स, बहुत सालों से आप पढ़ते आ रहे हो इसको। सोडियम को हम लोग Na क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज डियर स्टूडेंट्स सोडियम का जो लैटिन नेम था वो था नेटेरियम, इसलिए। ऐसे ही बहुत सारे मेटल हैं, जैसे मैम पोटेशियम देखो, पोटेशियम तो मैम पी से है, तो मैम के से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज डियर स्टूडेंट्स इसको कैसे रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि भाई इसका जो केमिकल लैटिन नेम है वो है डियर स्टूडेंट कैलियम, इसलिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ें तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप याद कर लो इनके सिंबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आती है, याद करनी पड़ेगी क्लास 10th में, इससे अच्छा भी याद कर लो, है ना, तो अच्छा होगा। जैसे एल्यूमिनियम है डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम को एक मिनट है डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Al से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होगी डियर स्टूडेंट्स कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। ये है आपका एल्यूमिनियम का सिंबल। बट अगर आप ऐसे लिखोगे एग्ज़ाम में तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखना कैसे, आपको स्मॉल एल बनाना है, जैसे ये एल ऐसे करके आपका ये बनेगा एल्यूमिनियम का सिंबल। अगर आप लोग ऐसे बना दोगे ना कैपिटल ए और कैपिटल एल तो गलत हो जाएगा, है ना बेटा। तो इसलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़े थे अपने कल के सेशन में, जो कि हमने कल के सेशन में पढ़ा था एटॉमिक मास। मैं एटॉमिक मास भी आपको अभी रिवाइज करवा देती हूँ फिर से। देखो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं एटॉमिक मास की, तो भाई एटम इतना छोटा है कि भाई अब अगर हम उसके मास की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई मास क्या है? डियर स्टूडेंट मास कुछ भी नहीं है। मास है आपका, मास क्या होता है? जैसे सपोज मान लो एक गोल्ड है, एक रबर है, आपका इरेजर है, उसमें कितनी क्वांटिटी रबर की लगी है, कितनी क्वांटिटी रबर किस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी एक रबर को बनाने में लगी है, उस क्वांटिटी को ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। अब जैसे अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो एटम भी किसी न किसी चीज़ से बना ही होगा। अब किसी न किसी चीज़ से अगर एटम बना है तो उस एटम के अंदर जो मटेरियल रिक्वायर है बनाने के लिए, उस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है, वो क्वांटिटी का मेजर क्या कहलाता है? उसका मास। अब एक बात बताओ यार, एटम खुद इतना छोटा सा और अब इसका मास, तो भाई कितना छोटा होगा इसका मास, खुद सोचो। इतना छोटा सा ये एटम, ऊपर से इसकी मास की बात कर दी गई है, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क था ये साइंटिस्ट के लिए कि एटॉमिक मास निकाला जाए। तो जो एक्चुअल मास था एटम का वो तो इतना छोटा होता था कि उसको हम लोग जो है डिटरमाइन ही नहीं कर सकते थे, है ना। तो जैसे अगर एक्चुअल मास ऑफ द एटम देखें तो इतना छोटा होता था कि भाई उसको हम लोग जो है सोच ही नहीं सकते थे डियर स्टूडेंट। मतलब आप इतना छोटा मान लो, एक एटम इतना छोटा जो हमें दिखता भी नहीं है, उसका मास निकालने को कहा है, तो भाई वो तो डिफिकल्ट टास्क हो गई। तो डियर स्टूडेंट आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो है उसका पाया गया था 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये था एक हाइड्रोजन एटम का मास, इतना छोटा, -24। सीरियसली डियर स्टूडेंट, -24। तो डियर स्टूडेंट इसलिए जो है साइंटिस्ट ने डिसाइड करा था कि भाई एटम्स का मास निकालने के लिए हम लोग रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कौन से मास का कॉन्सेप्ट? रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मास का। अब बच्चों को परेशानी आती है ये एटॉमिक मास समझने में। डियर स्टूडेंट रिलेटिव मास है क्या? अब एक सिचुएशन इमेजिन करो वाटरमेलन वाली, जो मैंने पिछली बार बताई थी डियर स्टूडेंट, लेकिन आई थिंक पिछली बार को समझ में नहीं आई होगी, तो इस बार ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज मान लो
आप एक शॉप में गए, मैं डिलीट कर रही हूँ ये सबको, ठीक है। आप एक शॉप में गए, एक दुकानदार है, ठीक है, छोटा सा दुकानदार है एक, आप सब्जी मंडी में गए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एप्पल्स दिखे। अब आपने कहा यार मेरे को बहुत भूख लगी है, एक एप्पल ले लेती हूँ, ज़्यादा पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो आपने एक दुकानदार शॉपकीपर था, उससे कहा कि भाई अंकल मेरे को एक एप्पल दे दो। अब क्योंकि उसके पास तराजू था, ये वाला तराजू था उसके पास, ठीक है। आपने देखा होगा ये वाला तराजू आता है, रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट ही तो है ये वाला तराजू। इसमें वो एक यहाँ पे आप कोई भी सब्जी खरीदने जाते हो, आपकी मम्मी सब्जी खरीदती है, 1 किलो प्याज खरीदे फॉर एग्जाम्पल, तो सब्जी वाला क्या करता है, वो प्याज इधर रखता है और इधर 1 किलो का वो रखता है, जो बंडल टाइप का आपका आता है ना, बड़ा सा लोहे का, तो उसको इधर रखता है वो 1 kg का, ठीक है। तब इन दोनों को ऊपर से नापता है, तो ये जब ये दोनों इक्वल आते हैं तब आपको वो प्याज तोल के दे देता है ना। तो इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट ही तो यूज़ कर रहा है। यहाँ पे 1 kg का वो रखा और ये 1 kg का इन सारे प्याज़ों के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 kg प्याज है ना। तो डियर स्टूडेंट, ये सेम रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट एटम्स के केस में भी होता है। मैं आपको वाटरमेलन वाला एग्जाम्पल भी बताती हूँ। अब देखो, सपोज मान लो डियर स्टूडेंट, आपने अंकल से कहा कि भाई मेरे को एक सेब चाहिए, तो अंकल के पास एक वाटरमेलन था और सेब थे, एक साइड वाटरमेलन्स थे। अब आपने कहा कि बस एक सेब चाहिए। अब अंकल आपके लिए एक सेब का प्राइस कैसे तय कर पाते हैं, है ना। तो भाई उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूँ, है ना। तो अब क्योंकि एक सेब का प्राइस तो तय हो नहीं सकता था, वो तो कितना ही ग्राम में आएगा, ठीक है। तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया, उनके पास जो वाटरमेलन था उन्होंने उसके बना दिए 12 पीसेस। अब 12 पीसेस उन्होंने उसके बनाए। सपोज मान लो जो एक तरबूज है उसका जो मास था, वो था 60 ग्राम्स। 60 ग्राम्स उसका मास था, ठीक है। सपोज मान लो कि ये जो एक तरबूज है इसका जो मास था ये था 60 ग्राम्स इसका मास था, और 12 पीसेस इस तरबूज के कर दिए, तो हर एक का ग्राम कितना हो गया, 5 ग्राम हो गया, ठीक है। अब 12 जब इसके पीसेस करे तो अंकल ने हर एक पीस को रख के देखा उसमें, ठीक है। अच्छा, 60 ग्राम में इसका ये नहीं करती, मैं एक प्राइस बता देती हूँ आपको इसका। सपोज मान लो वाटरमेलन का प्राइस 60 रुपीज़ है, ठीक है। 60 रुपीज़ है वाटरमेलन का प्राइस। और अंकल ने क्या करा, आपको एक सेब चाहिए था, अब अंकल के पास वो तो रखे नहीं थे बड़े बड़े, वो तो 1-1 किलो के थे। तो अंकल ने कहा कि भाई इसको तो क्या कहते हैं, एक ही सेब चाहिए। तो भाई अंकल ने जो वाटरमेलन था उसके डिफरेंट डिफरेंट पीसेस बनाए, टोटल पीसेस बने 12। अब देखो सुनो, अब मेरे को एक बात बताओ, जो केला जब आप लेते हो तो जब 12 पीसेस लेते हो तो 1 दर्जन केला कहते हैं उसको, और 1 दर्जन केले में 12 पीसेस आते। तो वैसे अंकल ने इस वाटरमेलन के 12 पीसेस करे, तो यहाँ पे आपको 1 दर्जन वाटरमेलन के 12 हो गया था, ठीक है। तो आप डियर स्टूडेंट्स, अंकल ने क्या करा, अब अंकल ने एक पीस वाटरमेलन का जो है इधर रख दिया, वाटरमेलन का एक पीस इधर रख दिया, और इधर रख दिया एक सेब, आपका प्यारा सा सेब, यहाँ पे एक सेब रख दिया। अब डियर स्टूडेंट, जब अंकल ने दोनों को नापा तो दोनों का वेट सेम आया। अब जब वाटरमेलन के 1/12 पीस जो है सेब के इक्वल आ रहा था, क्योंकि भाई वाटरमेलन के कितने पीस करे अंकल ने वाटरमेलन के करे 12 पीस, यानी कि हर एक पीस का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 1/12 ऑफ 60 रुपीज़। यही तो होगा प्राइस हर एक पीस का, है ना। क्योंकि इसने 12 पीस करे, एक बड़े वाटरमेलन का प्राइस क्या है, 60 रुपीज़ है। अब जब उसके 12 पीस हो गए तो हर एक पीस का प्राइस कितना होगा, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 60, यही होगा ना, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 60, 1/12 पार्ट। क्योंकि एक पार्ट जो है, एक पार्ट 1/12 पार्ट होगा ना वाटरमेलन का, 12 पीसेस हुए, एक पार्ट आपने वाटरमेलन का दिया तो वो 1/12 पार्ट होगा। पूरे 12 पीसेस करे। अरे भाई फ्रैक्शन पढ़ के आए हो ना क्लास 8th 7th में फ्रैक्शन ही तो पढ़े हो कब से। तो 12 पीसेस करे वाटरमेलन के तो 12 डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। और आपने कौन सा पीस लिया, 1/12 लिया, यानी कि एक पीस लिया उसमें से भी उठा के, तो ये हो जाएगा 1/12। अब 1/12 होगा ये, तो 1/12 का प्राइस कितना होगा, एक वाटरमेलन का प्राइस 60 रुपीज़ है, 1/12 तो वाटरमेलन का प्राइस होगा 1/12 ऑफ 60 रुपीज़, जो कि आपका आ जाएगा 5 रुपीज़। यानी कि जब इतने वाटरमेलन का प्राइस 5 रुपीज़ है तो इसका मतलब एक सेब का प्राइस भी कितना होगा, 5 रुपीज़ होगा, क्योंकि उन दोनों का मेजर सेम आ रहा है। तो अंकल ने दिखाई यहाँ पे होशियारी।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपने क्या यूज़ करा है, इसमें आपने यूज़ करा है रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट। कौन से मास का कॉन्सेप्ट? रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट। जिसमें आपको परेशानी आ रही थी वही मैंने आपके लिए इजी कर दिया। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, एटम्स को नापने के लिए भी इमेजिन करो सॉरी डियर स्टूडेंट, इमेजिन करो सेम चीज़, एटम्स को नापने के लिए भी आपने तराजू लिया है। इसमें आपने इधर रखा C12 एटम का, C12 एटम का, C12 मैं स्पेसिफिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। मैंने C12 लिया है, तो C12 एटम का 1/12 पार्ट, 1/12 C12 एटम के 1/12 पार्ट का मास किसके इक्वल होता है? हर एक एलिमेंट के एक एटम का, एक एटम से, ठीक है। C12 एटम के 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट का जो मास है वो इक्वल होता है एक एटम के, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो डियर इस तरह जो है रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। और कार्बन के ही एटम को क्यों चुना गया? बिकॉज कार्बन का एटम जो है अच्छा माना गया, उसमें जो है वैल्यू थोड़ा ठीक ठाक आ जाती थी। हाइड्रोजन का जब लिया था पहले शुरू में, तो हाइड्रोजन के उससे क्या होता था, डेसिमल में वैल्यू आ रही थी, और उसकी वजह से जो है लोग परेशान थे साइंटिस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी और डेसिमल में आ रही थी वैल्यू। फिर ऑक्सीजन को लिया गया था, बट ऑक्सीजन काफ़ी चीज़ों के साथ रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको भी जो है हटा दिया गया था। बाद में आपको लास्ट में कार्बन C12 एटम लिया गया था, ठीक है। तो भाई इतना सारी चीज़ें जो है हमने प्रीवियस वाले वीडियो में रिवाइज करी थी। आज का जो हमारा वीडियो था वो था इसके ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल आज हम करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इंडेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? पहले AMU थी, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, बट अब जो है सिर्फ U है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। एटम को नेकेड आइज से क्यों नहीं देख सकते डियर स्टूडेंट? बिकॉज भाई एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, उसकी जो उसका साइज ही कितना है, नैनोमीटर में नापा जाता है वो 10⁻⁻10 नैनोमीटर। तो भाई जब इतना छोटा कोई चीज़ हो सकती है तो भाई हम उसके क्या ही कहने, है ना। तो उसको तो हम लोग देख ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चीज़ में आते हैं, जो कि है हमारा हाउ डू नेक्स्ट है व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज़ अ जर्नल फॉर्म ऑफ ग्रुप। अब देखो डियर स्टूडेंट, मैंने जब आपको शुरू में मैं एटम्स और मॉलिक्यूल पढ़ाई थी, तो मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ा दी थी। वो चीज़ थी कि भाई देखो, जो एक एटम है, ये एक एटम है, हमारा छोटा सा प्यारा सा एटम, ठीक है। तो मैं इधर लिख देती हूँ, इसका नाम भी लिख देती हूँ वरना इसको बुरा लगेगा, ठीक है। तो एटम, अब ये जो बहुत सारे एटम जब मिलते हैं ना एक साथ, ये देखो जब बहुत सारे एटम एक साथ मिलते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब ये मॉलिक्यूल्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, एक तो होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, एलिमेंट्स वो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जो है आपका एक ही टाइप के एटम से जो बने होते हैं। जो मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स की लिस्ट में रखते हैं, और जो मॉलिक्यूल डिफरेंट दो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से बने होते हैं उनको हम लोग कंपाउंड की लिस्ट में रखते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट आपका है H2O। H2O क्या है तो वाटर ही, लेकिन इसमें आपका हाइड्रोजन का एटम भी है और ऑक्सीजन का एटम भी है, बिकॉज दो डिफरेंट टाइप के एटम से मॉलिक्यूल्स बने हैं सारे, इसलिए इनको हम लोग कंपाउंड की लिस्ट में रखते हैं, इसलिए वाटर जो है कंपाउंड है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूल में। अ मॉलिक्यूल इज अ जर्नल फॉर्म of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive force. A molecule can be defined as smallest particle of atom or a compound that is capable of independent existence and shows all the properties of that substance. Atoms of different same element or different element can join together to form molecules. भाई मॉलिक्यूल्स क्या है? जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, एक एटम है, 2-3 एटम मिले साथ में मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल जो है डिस्टेंस सेम टाइप के एटम से भी बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एटम से भी बन सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऐसा जनरल ग्रुप है एटम्स का जो दो या दो से ज़्यादा एटम से बना होता है और केमिकली बॉन्डेड होता है एक साथ, ठीक है। टुगेदर दे आर केमिकली बॉन्डेड।
केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक साथ। जैसे डियर स्टूडेंट आपका H2O है, इसको मैं लिख सकती हूँ H, ये देखो ये होती है बॉन्ड्स, और ये बना आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर हो गया? इस तरह बॉन्ड्स आपकी होती हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल के अंदर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो कि हैं एटम्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आप लोगों का मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम। जो चीज़ मैंने बताई वही सेम चीज़ लिखी है। मॉलिक्यूल जो होते हैं डियर स्टूडेंट एलिमेंट्स के, क्या अंतर है एलिमेंट्स और कंपाउंड में? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डियर स्टूडेंट सबसे बड़ा अंतर यही है कि एलिमेंट्स में डियर स्टूडेंट्स एक ही टाइप के एटम पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन आपका एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट तो पाया जाएगा जो कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे, है ना। लेकिन अगर मैं H2O की बात करूँ यानी कि वाटर की, तो इसमें वाटर में H यानी कि हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स आ जाएंगे तो आपका कंपाउंड ही फॉर्म करेंगे हमेशा, है ना। Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one type of matter, atom, that is element of that element. But this is not the case of most of the non-metals. For example, the molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen. Hence, it is known as diatomic molecule. If three atoms of oxygen unite into molecule instead of usual two, we get ozone. The number of atoms constituting a molecule is known as atomicity. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। देखो, एक तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिर्फ एक टाइप के एटम से बने होते हैं। जैसे आपके मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गन और हीलियम के, लेकिन ये ज़्यादातर एटम का केस नहीं होता। अब देखो और एटम्स के साथ क्या होता है, जैसे आपका ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। अगर मैं सिंगल ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये तो ऑक्सीजन है खाली, ठीक है, ये तो खाली ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट है। अगर मैं इसके नीचे से 2 लगा दूँ तो ये बन जाती है ऑक्सीजन गैस। अगर मैं इसके नीचे से 3 लगा दूँ तो ये बन जाती है ओजोन। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये लोग एक साथ ही बॉन्डेड होते हैं, बट जो इनके नीचे नंबर लिखा होता है ना, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है। जैसे डियर स्टूडेंट्स मैं बात करूं, अगर नीचे आपका सिंबल नहीं लिखा है, अगर आपका एक ही है, जैसे ऑर्गन और हीलियम की बात करें तो ये जो है एक ही टाइप के एक ही एटम से बने होते हैं, ठीक है, सिर्फ एक एटम से बने होते हैं ये हीलियम और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑर्गन हीलियम वगैरह सब, तो इसका मतलब ये जो है ये है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डियर स्टूडेंट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जो 2 एटम से बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ O2 की, O2 ऑक्सीजन गैस, ये 2 ऑक्सीजन के एटम से बनी है ना, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही डियर स्टूडेंट आपके ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो 3 एटम से बने होते हैं। जैसे ओजोन, ये 3 एटम से बनी हुई है, इसलिए इसको हम लोग ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। 4 एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? मतलब अगर सोचो 4 एटम से बना है कोई चीज़ तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे ही डियर स्टूडेंट उसको फिर लास्ट वाला जो 4 से ऊपर जाता है उसको हम लोग कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और डियर स्टूडेंट किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर है एटम के, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम के कितने नंबर हैं, है ना। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपका जो एक एलिमेंट है वो कौन से एटम से बना है। मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज मान लो O2 है, तो O2 का जो एक एलिमेंट O2 का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे, है ना। वैसे ही डियर स्टूडेंट आपका H2O है, H2O का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। तो एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, यही पूरी चीज़ हम लोग जो है ये पूरी चीज़ हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं इसको, है ना। एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो कंपाउंड का हो चाहे वो ऑक्सीजन का हो, एलिमेंट का हो, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर हैं एटम के, उसको अगर हम लोग गिने तो वो जो चीज़ होती है वो आपकी कहलवाती है एटॉमिसिटी।
है ना। जैसे अगर मैं H2O की बात करूँ, ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर लेकिन कितने एटम है, 3 एटम है ना, तो इसलिए इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 3 एटम्स है। इसका मतलब ये है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। तो इस तरह डीएसटी आपके चीज़ें जो है होती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में। अब देखो ये कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। डिफरेंट एलिमेंट्स, भाई एलिमेंट्स तो अब मैम आपने एलिमेंट्स क्यों कहा, आप क्या ये भी तो कह सकते थे कि एटम्स, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट चीज़ें, आप ये भी तो कह सकते हो मैम आपने एलिमेंट्स क्यों कहा। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई एलिमेंट्स तो वो चीज़ है ना जिसके अंदर आपके सेम टाइप के एटम है, और जब सेम टाइप के एटम्स हैं तो मैं बार बार दूसरी चीज़ क्यों बोलूँ, इसलिए मैंने आपका एलिमेंट कहा, ठीक है। एलिमेंट इसीलिए कहा मैंने, क्योंकि भाई एलिमेंट अपने आप पे एक चीज़ बता देता है हमें कि एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम है। एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही एटम होगा ना, कंपाउंड के अंदर 2 टाइप के एटम्स होते हैं, एक ही टाइप का एटम होता है एलिमेंट के अंदर, है ना। तो भाई कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे, 2 टाइप के एलिमेंट को मिला के, 2 से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स को मिला के। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स जिसमें एक ही टाइप का एटम होता है, और जब 2 टाइप के अलग अलग एटम्स को हम लोग मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। तो बात एक ही है, आप लोग एलिमेंट ही बोल लो, क्योंकि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट के अंदर तो डिस्ट्रो एक ही टाइप का कंपाउंड होगा ना। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन अपने आप में अकेले में एक एलिमेंट ही तो है, ऑक्सीजन अपने आप में अकेले में एक एलिमेंट ही तो है। अब जब 2 टाइप के अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कंपाउंड। तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा है फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो देखो डियर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, अब देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास है H2O का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 एटम कनेक्टेड विद ऑक्सीजन का 1 एटम, है ना। तो भाई ये है आपका H2O का एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैसे बना, एक 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स को जोड़ के। भाई ऑक्सीजन के एलिमेंट का ऑक्सीजन के एलिमेंट हाइड्रोजन के एलिमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम होगा, और हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम को जोड़कर हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स को हमने किसके साथ जोड़ा, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स के साथ। ऑक्सीजन भी तो अपने आप में एक एलिमेंट ही तो है। ऑक्सीजन के एलिमेंट की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होंगे, जो कि होंगे सिर्फ ऑक्सीजन के एटम। इसलिए मैंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है डियर, यहाँ पे जैसे कि आपको एक चार्ट टाइप का दे रखा है यहाँ पे इन लोगों ने, ठीक है। कंपाउंड यहाँ पे आपको दिखा रखा है वाटर, कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका रेशियो क्या होता है, डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइन होता है, लेकिन ये है ना डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइन होंगे हमेशा 1:8, यानी कि वाटर के अंदर डियर एक पार्ट होगा आपके क्या कहते हैं हाइड्रोजन का, और 8 पार्ट्स होंगे आपके ऑक्सीजन के। इसी प्रकार डियर आपका है एमोनिया में डियर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनती है। तो डियर इसमें 14 पार्ट्स होते हैं किसके, नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह डियर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनी है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपके कार्बन के, और 8 पार्ट होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इस तरह डियर जो है हम लोग जो है ऐसे करके क्लासीफाई करते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो डियर आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। और एटॉमिक मास मैंने कैसे बोल दिया कि मैम आपने कैसे बोल दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो है रेशियो 3:8 है, बिकॉज डियर रेशियो निकालने के लिए, मास रेशियो निकालने के लिए कार्बन के एक एटम का मास और ऑक्सीजन के एक एटम का मास आपको पता होना चाहिए। कार्बन के एक एटम का मास होता है डियर आपका 6U, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U। तो जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना मिलेगा, 3:8 ही तो मिलेगा 2 से डिवाइड करके, है ना। तो इसलिए आपका 3:8 निकला। आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, है ना। और ये पता कराना है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग पीरियोडिक टेबल होती है ना वो याद कर लो,
क्योंकि अगर C12 एटम, मैम आपने तो हमें एटॉमिक मास निकालना सिखा दिया बेटा, एटॉमिक मास निकालना तो सिखा दिया, लेकिन एटॉमिक मास निकालते हुए बैठे रहोगे क्या दिन भर? क्योंकि आपकी वैल्यू जो है डेसिबल पे आएगी, है ना, इसी पे ही कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। इससे अच्छा जो एटॉमिक मास बुक पीरियोडिक टेबल में आपको क्रिएट करके दे रखा है उसको याद कर लो, ठीक है। तो इससे आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी और केमिस्ट्री का कोई भी सवाल होगा वो आप इजीली कर पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल है वो याद करना स्टार्ट कर दो, मतलब 10-10 एलिमेंट्स रोज़ याद करो। तो इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा 10th क्लास के लिए, क्योंकि 10th क्लास में तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह टीएस हम लोग निकालते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे एलिमेंट रेशियो बाय मास, एटॉमिक मास, मास रेशियो, एटॉमिक डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, सिंपलेस्ट रेशियो। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एलिमेंट है H, अब इसका रेशियो बाय मास कितना होगा, 1 होगा। इसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के एक एटम का हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U, ठीक है। तो मतलब रेशियो बाय मास मतलब वही रेशियो वाला 1:8 वाला, तो उसमें इसका मास 1 ही है। एटॉमिक मास इसका एक्चुअल में है 1U ही है। और मास रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जैसे 1/1 = 1। तो इस तरह डिएशन आपका निकलता है सिंपलेस्ट रेशियो। इसी तरह डिएशन अगर मेरे पास एलिमेंट O यानी कि ऑक्सीजन, तो इसका रेशियो बाय मास कितना है, रेशियो बाय मास तो मैम इसका 8 है, क्योंकि हमने देखा था 1:8 होता है वाटर का, कंपाउंड का। तो एटॉमिक मास इसका क्या है, एक्चुअल एटॉमिक मास है 16। अब जब हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो इस तरह डीएसटी आपका जो है सिंपलेस्ट रेशियो जो है आते हैं। और जब सिंपलेस्ट रेशियो जब आप निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा डीएसटी, वो हो जाएगा आपका 1:2। क्यों होगा मैम 1:2? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आपने मास, ऊपर क्या लिख रखा है, मास रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मास रेशियो इसका क्या है, इसका मास रेशियो है 1, इसका मास रेशियो है 1/1। अब जब 1/1 डिवाइड कर रहे हो आप, तो ये 2 ऊपर नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो डी से इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो दस द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर इज H/O, जो कि हो जाएगा 2:1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले रेशियो बाय मास लो, फिर एटॉमिक मास लो, फिर रेशियो बाय मास डिवाइड कर दो, फिर जो आपको वैल्यू मिली दोनों को फिर से रेशियो निकालो, और जब फिर से रेशियो निकालोगे तो जब कोई वैल्यू आपकी ऊपर की साइड जाएगी तो उसके बाद आपका जो है सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रेशियो हमारा है व्हाट इज आयन। आयन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स। अब आता है आयन के मामले में। तो डियर ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आयन्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स, बहुत अच्छा है ये टॉपिक, मज़ा भी आएगा बहुत ज़्यादा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एटम की बात करूँ तो भाई एक एटम जो है आपका डिफरेंट चार्जेस लेके चलता है, पॉजिटिव भी लेके चलता है, नेगेटिव भी लेके चलता है। अभी मैं आपको पूरा ये रीड कर देती हूँ आपका पैराग्राफ, फिर मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो जो चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड नोन एज आयन्स। आयन्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ चार्ज एटम हैव नेट चार्ज ऑन देम। आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। A negatively charged ion is called ion, and the positively charged ion is called caton. Caton. Take for example sodium chloride NaCl. Its constituent particles are positively charged sodium ions Na plus, and negatively charged chloride ions Cl minus. A group of atoms carrying a charge known as polyatomic ion. We shall read about this formation of ions in chapter 4. बट मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मेशन ऑफ आयन्स बहुत इजी है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का, वो समझ जाओगे तो पता हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आयन्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। अब देखो डियर स्टूडेंट, कंपाउंड जो होते हैं ना वो क्या कंसिस्ट करते हैं, वो कंसिस्ट करते हैं कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कंपोज्ड होते हैं वो। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो ये होते हैं कुछ कुछ चार्ज भी होते हैं ना, तो जो मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स ये जो है चार्ज कंटेन करते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो जो चार्ज स्पीशीज होते हैं डियर स्टूडेंट इनको हम लोग कहते हैं आयन्स, यानी कि कोई भी चार्ज चीज़ को हम लोग कहते हैं आयन, ठीक है। तो आप एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच
कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। ठीक है, तो इसको हम लोग आयन कहते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो एटम्स होते हैं ना, इनके अंदर होता है आपका क्या, मैं बताती हूँ अभी। इनके अंदर डियर स्टूडेंट आपका क्या होता है, इनके अंदर होते हैं डिफरेंट चीज़ें। जैसे यहाँ पे अंदर होगा आपका एक न्यूट्रॉन, एक होगा आपका न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस होगा अंदर, है ना। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस के बगल में ही, न्यूट्रॉन के बगल में ही यहाँ पे प्रोटॉन भी घूमते रहते हैं। और बहुत सारी शेल्स होती हैं एटम्स के अंदर। इन शेल्स में बताऊँ कौन घूमता है, आपका इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में घूमता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एटम्स होते हैं ये कितने कौन से टाइप के चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं कैट आयन और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं एनायन। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो हर एक एटम में जो है इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, ये चीज़ जो है डियर स्टूडेंट आपको समझनी पड़ेगी, अच्छी तरह से समझना आप लोग। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन होता है डियर स्टूडेंट, न्यूट्रॉन जो है हमेशा न्यूट्रॉन के बगल अगल में जो है आपका प्रोटॉन ही घूमता रहता है। और जो एटॉमिक नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही आपका जो है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो भाई अब देखो, जो आयन्स होते हैं ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज कैसे बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक जो आपका एटम है ना, वो डियर स्टूडेंट क्या चाहता है, वो चाहता है आपकी बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहता है। हर एक एटम, दुनिया का हर एक एटम को आप लोग उठा के देख लो, वो हर एक एटम जो है आपका क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी चाहेगा। हर एक एटम डियर स्टूडेंट क्या चाहेगा, वो स्टेबिलिटी चाहेगा। अब डियर स्टूडेंट जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेबिलिटी होती कैसी है, अब डियर स्टूडेंट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ देती हूँ यहाँ पे बना के, मैं सब डिलीट करती हूँ फिर आपको देती हूँ एक चीज़। सपोज डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको दिया हाइड्रोजन मैंने इस तरह आपको दिया। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो फिर भी पता कर लो, बिकॉज बहुत ज़रूरी होते हैं एटॉमिक नंबर्स वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं डियर स्टूडेंट, तभी आप लोग केमिस्ट्री में कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, मेन चीज़ें, स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, मेन चीज़ वो याद कर लेना पीरियोडिक टेबल से, एटॉमिक नंबर और एक और चीज़ एटॉमिक मास। ये चीज़ें तो भाई ख़ास तौर पे जो है याद कर लो ये चीज़ें, और इनका जो सिंबल है, ये भी सिंबल भी ना याद, सिंबल भी याद करो, बिकॉज क्लास 10th में तो याद करना ही है। अभी याद कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा 10 रोज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा केमिस्ट्री इतनी ईजी है, केमिस्ट्री ईजी नहीं होती डियर स्टूडेंट। आपको अभी कितनी सारी चीज़ें पढ़नी है केमिस्ट्री में, अभी तो आपका बेसिक चल रहा है एटम्स के बारे में, है ना। अभी जब आपको मैं स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा डेट व्हाट इज़ द केमिस्ट्री। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू अबाउट दैट। तो डियर स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको जो चीज़ें बताई वो चीज़ आप लोग रिकॉल करते हुए चलो। ठीक है, जो ये एक एटम है, छोटा सा बेचारा एटम, इसके अंदर जो है और भी पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, इसको जूम इन करते हैं। इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बगल अगल में जो है डियर स्टूडेंट क्या चीज़ होती है, न्यूट्रॉन के बगल अगल में आपकी होती है प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन होता है इसके बगल में। अब इसमें जो है शेल्स भी होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, डिफरेंट टाइप की शेल्स होती हैं। अब इन शेल्स में लगे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं डियर स्टूडेंट आपकी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। हर एक इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो, वैसे ही डियर स्टूडेंट जो आइटम्स होते हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में, भाई इन दोनों का मेल क्यों हुआ, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलने की, H2O जिसको आज हम कहते हैं। क्यों हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ही वाटर बनाते हैं। क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके मन में, क्यों ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आया और H2O नाम का कुछ चीज़ बनी। H2O, वो भी H 2 बार आया, क्यों आया H 2 बार,
व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? डियर स्टूडेंट, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16U, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 16U लिख दिया, सॉरी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 1U, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। अब डियर स्टूडेंट, ये जो 16U और 1U होता है ना, इनको हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट? देखो, जो ये शेल्स होती है ना, इसमें जो है आपकी एक शेल तो होती है डियर स्टूडेंट ऐसी, मतलब इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो तो बीच में चिपक रहे हैं, तो वो लोग तो बीच में, बट इलेक्ट्रॉन शेल्स में लगते हैं ना। तो डियर स्टूडेंट, जो शुरू की शेल्स होती है ना, इस शुरू की सेल में सिर्फ 2 एटम आते हैं। जो ये बाहर की बड़ी बड़ी शेल्स होती है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी शेल्स आप बाहर लगा लो, इन सब में जो है 8 एटम्स आते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन का मास है 1U, तो भाई पहली एटम में पहली वाली जो शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 एटम्स तो चाहिए, है ना, कि पहली वाली शेल्स में 2 एटम आते हैं, बाकी सारी शेल्स में जो है 8 एटम आते हैं। तो इसलिए भाई ऑक्सीजन, भाई जो हाइड्रोजन है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए डियर स्टूडेंट एक एटम और चाहिए होगा, है ना। तो भाई हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है अपनी ज़िंदगी में, उसको एक एटम की आवश्यकता और है। अब देखते हैं भाई ऑक्सीजन का मामला। ऑक्सीजन के पास है 16U एटॉमिक मास, यानी कि पहली वाली शेल में अगर 2 एटम्स आए, दूसरी वाली शेल में 8 एटम आए, तो टोटल एटम कितने हो गए? 10 एटम हो गए। अब मैम तीसरी वाली शेल में भी तो हमें 8 एटम ही चाहिए, तो अब हम लोग क्या करें? हमारे पास तो सिर्फ 6 ही एटम है, यानी कि हमें 2 एटम और आवश्यकता है। भाई ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है, अब क्या करें? अब ऑक्सीजन ने कहा, अब ऑक्सीजन गया भाई हाइड्रोजन के पास गया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से कहा कि भाई हाइड्रोजन सुनो मेरी बात, तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मतलब तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी जो है मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो H2O हुआ। H2O के हिसाब से डिएशन क्या हुआ? H2O, यानी कि डिएशन हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स कैसे मिले? जो ऑक्सीजन ने अपना एक एटम जो है दान करा। देखो डिएशन, जो ये होते हैं ना आपके एटम्स वगैरह, ये जो है या तो दान ही कर सकते हैं और या फिर ये लोग ले ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ऑक्सीजन के पास 6 एटम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? या तो वो अपने जो है सारे 6 एटम जो है दान कर दे किसी और को। अब 6 एटम दान करने में भी बहुत एनर्जी लगती है, और या फिर वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है कि वो 2 एटम किसी से ले ले, है ना। या फिर वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि वो 2 एटम किसी से ले ले। ये 2 ही चीज़ों के अलावा ऑक्सीजन कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे हाइड्रोजन क्या कर सकता है? हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है डीएस में? हाइड्रोजन भी एक चीज़ कर सकता है कि भाई हाइड्रोजन क्या कर सकता है? हाइड्रोजन डीएसएन या तो आपका कहीं ना कहीं एक एटम जो है अपना, इसको भी मतलब एक एटम जो है इसको भी जो है डोनेट कर दे, या फिर जो है अपना एक एटम ले ले, क्योंकि उसको अपना यहाँ पे 2 वाला जो है कंप्लीट करनी है पहली शेल, है ना। तो अब भाई देने में भी बहुत एनर्जी लगती है, तो वो क्या करेगा? वो लेने की कोशिश करेगा। तो अब कॉन्सेप्ट आता है डी स्टूडेंट वैलेंसी का। ये होती है स्टेबिलिटी डी स्टूडेंट, कि भाई देखो जो यहाँ पे न्यूट्रॉन हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन चिपके हैं, इसकी बगल वाली जो शेल आती है ना, इसमें 2 एटम्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, और फिर बाहर वाली जो ये जितनी भी शेल्स हैं इसके बाद, इन सब में 8 एटम्स आते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपके एटम्स अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं इन शेल्स में, तो यानी कि आप स्टेबल हो। लेकिन ज़्यादा तक जो एटम्स होते हैं उनके नहीं हो पाते हैं, एलिमेंट्स के नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो लोग स्टेबिलिटी के लिए जो है दूसरे एटम्स के साथ जो है कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो भाई इसे कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया आपका। ठीक है, वैलेंसी अगले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं इसी चैप्टर में पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, मैं सोचा मुद्दा आए ये तो वैलेंसी की भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो डियर वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। अब देखो जो ऑक्सीजन का एक एटम है वो 2 एटम से कंबाइन होगा। क्यों होगा 2 एटम से कंबाइन? क्योंकि भाई ऑक्सीजन को 2 एटम चाहिए ना अपने को स्टेबल करने के लिए। भाई ऑक्सीजन अपना फ़ायदा देखेगा, ऑक्सीजन को 2 एटम चाहिए अपने को स्टेबल करने के लिए, और हाइड्रोजन को 1 एटम चाहिए अपने को स्टेबल करने के लिए, है ना। तो डियर आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा व्हाट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी डियर कुछ नहीं है, इसमें देखो वैलेंसी क्या होती है, पहले तो स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। स्टेबिलिटी क्या है भाई? सब एटम को अच्छी तरह से अरेंज करना होता है ना। देखो पहला न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन के बगल में प्रोटॉन चिपके, उसके बाद जो शेल्स आती हैं बहुत सारी, पहली शेल जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बाकी की जितनी भी बाहर की शेल है सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स
ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो है स्टेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो स्टेबिलिटी के लिए दूसरे एटम्स को ढूंढते हैं, जो दूसरे एटम्स को ढूंढते हैं जो कि उनके साथ जुड़कर उनको स्टेबल कर सकें। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का जो एटम है, ऑक्सीजन का जो एटम है, कहीं ना कहीं वो ढूंढेगा दो दूसरे एटम्स को अपने को स्टेबल करने के लिए। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के एक एटम को क्या चाहिए? ऑक्सीजन के एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्स्ट्रा। और हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो भी उसकी शेल पूरी नहीं हो पा रही है ना। और हाइड्रोजन के दूसरे एटम के अंदर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं H2O की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो भाई ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करेगा, है ना। और अब इसके बदले में डियर स्टूडेंट क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन के एटम जो है कंबाइन हुए हैं, ये जो है ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे कॉमन वे में, ठीक है, कॉमन वे में, यानी कि इन दोनों के पास जो है ऑक्सीजन का एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके साथ घूमेगा, ठीक है। तो मतलब वैलेंसी डिस्टेंस क्या है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, यानी कि डिस्टेंस, जैसे ऑक्सीजन का एक एटम है तो वो कितने एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है? 2 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन के एक एटम के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो डिस्टेंस, इसलिए ये जो है आपको वैलेंसी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें देखो 3 ही चीज़ें होती हैं, या तो शेयर, या गिव, या एक्सेप्ट, ठीक है। शेयर डिस्टेंस, ये लोग जो है शेयर करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इन दोनों को जो है 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये लोग जो है शेयर करके चलते हैं। और 3 चीज़ें ही वैलेंसी में हो सकती हैं, या तो शेयर करो, या गिव, या एक्सेप्ट। ये लोग जो है शेयर करते हैं, ये गिव भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इस तरह डिस्टेंस वैलेंसी होती है। तो डिस्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट सेल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और रिमेनिंग शेल्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो आपके हीलियम ऑर्गन होते हैं, ये एग्जाम्पल है स्टेबल एलिमेंट्स के, ठीक है। तो डिस्टेंस इस तरह जो है मैंने आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी इसी सेशन में पढ़ा दिया। जब आयन्स और आयनिक कंपाउंड्स आए रहते तो मैंने सोचा वैलेंसी भी पढ़ा दी जाए। अब डिस्टेंस देखो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत अंतर है। क्यों है? क्योंकि देखो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में क्या होता है? नॉन मेटल कंबाइन करता है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? 2 आयन्स कंबाइन करते हैं और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है और एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। तो और अब हमने जो है ये सारी चीज़ें जो है डिस्टेंस समझ ली, ठीक है। राइटिंग केमिकल फार्मूला में आपकी वैलेंसी नाम की कोई चीज़ आती है, ठीक है। वैलेंसी नाम की चीज़ आपकी राइटिंग केमिकल फार्मूला में आती है, बिकॉज डिस्टेंस इसके लिए आपको वैलेंसी की आवश्यकता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक जो आपका एटम है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। जैसे ऑक्सीजन का एटम है, वो 2 एटम से ही कंबाइन होगा तभी वो स्टेबल हो पाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि भाई नीचे से 2 क्यों लिखा है, H के नीचे 2 क्यों लिखा है, पहले सब लोग पूछते थे ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्टेंस इसलिए लिखी जाती हैं क्योंकि भाई एटम जो है स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्टेबिलिटी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो अगले वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए डिस्टेंस बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे राइटिंग केमिकल फार्मूलाज की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।